सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। उसमें भी एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी काफ़ी हो गए और पर काफ़ी बचे हैं, तो उन्हीं को अपन दोबारा लेते हैं। क्वेश्चन 51, दो क्रम के सभी सारणिकों के समुच्चय से जिसमें अवयव केवल 0 अथवा 1 है, एक सारणिक का चयन यादृच्छिक आधार पर किया जाता है। चयनित सारणिक के धनात्मक होने की प्रायिकता है। अगेन, ए डिटर्मिनेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विद एलिमेंट्स 0 and 1, 0 और 1, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिटर्मिनेंट चूजन इज पॉजिटिव। तो पहले अपन ये देखते हैं दो कोटि के कितने सारणिक बनेंगे जिसमें अवयव 0 और 1 हो। दो कोटि के सारणिकों की संख्या, नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, और यू कैन से 2/2 सारणिकों की संख्या जिनमें अवयव 0 या 1 हो। अब दो कोटि के सारणिक आप देखें तो दो कोटि के सारणिक इस तरह से बनते हैं, A B C D, 4 अवयव होते हैं। पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। पहले एलिमेंट ए क्या हो सकता है, या तो 0 या 1। तो पहले एलिमेंट का चयन दो तरह से, दूसरे एलिमेंट का चयन भी कितने तरह से, दो तरह से। तीसरे अवयव का चयन भी दो तरह से, चौथे का भी दो तरह से। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 16 हो गए। यानी कि दो कोटि के सारणिक जिनमें अवयव 0 या 1 हो, कितने तरह से चुन सकते हैं आप, 16 तरह से चुन सकते हैं। अब इनमें वो सारणिक जिनका मान धनात्मक आए वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो 0 और 1 से जिनका सारणिक धनात्मक आएगा तो धनात्मक मान 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 1 0 0 1 ये सारणिक हो सकता है जिसका मान धनात्मक आए। वही इन दोनों का गुणा या तो 1 आएगा या 0 आएगा, क्योंकि एलिमेंट 1 1 और 0 0 हैं। 1 है 0 है, तो 1 into 1 करें तभी 1 आ सकता है, 1 into 0 करेंगे तो 0 आएगा। इन दोनों का गुणा या तो 0 या 1। अगर ये 1 और यहाँ भी 1 आ गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर ये 0 और इनका 1 आ गया तो 0 - 1 नेगेटिव आ जाएगा। आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव मान होने के लिए आवश्यक है कि विकर्ण अवयव 1 1 के बराबर हो। 1 1 तो यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 हो सकता है, 1 1 0 1 हो सकता है। ये 3 केस हैं। इन 3 केसों में मान आपका क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और कोई मान धनात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विकर्ण अवयवों को गुणा तो 1 होना चाहिए और बाकी उन दोनों को गुणा 0 होना चाहिए। द्वितीयक विकर्ण है, ये सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल। इनका गुणा 1 और इनका गुणा 0 होना चाहिए, तभी पॉजिटिव मान 1 आएगा। अगर इनका गुणा भी 1 हो गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का गुणा 0 और इनका गुणा 1 हो गया तो 0 - 1 -1 आ जाएगा। तो धनात्मक वाले सिर्फ 3 पद आएंगे। तो बस इसी को लिख लेते हैं। अब इन सारणिकों में से धनात्मक मान वाले सारणिकों की संख्या, धनात्मक मान वाले सारणिकों की संख्या वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बस अब आपका क्वेश्चन हो गया। क्या पूछा है आपने, दो क्रम के सभी सारणिकों के समुच्चय से जिनमें अवयव केवल 0 या 1 हो, एक सारणिक का चयन यादृच्छिक आधार पर किया जाता है। उस सारणिक के धनात्मक होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता सारणिक के धनात्मक होने की। कुल स्थितियां तो कितनी है, 16, और धनात्मक वाली कितनी है, 3। तो 3/16 आ गया। कौन सा आंसर आ गया, पहला वाला आंसर आ गया। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आप। दो क्रम के सभी सारणिकों के समुच्चय से जिनमें अवयव केवल 0 या 1 है के एक सारणिक का चयन करने पर उसके धनात्मक होने की प्रायिकता। तो आपने देखा 2 गुणा 2 कोटि के ऐसे सारणिक जिनमें अवयव या तो 0 आ रहा था या 1 आ रहा था, कितने थे, 16, और उनमें से धनात्मक मान वाले कितने आ रहे थे, 3। तो धनात्मक मान होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/16 हो गई। ये आपने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा चेंज करके लिख दिया।
दो क्रम के सभी सारणिकों के समुच्चय से जिनमें अवयव केवल 0 अथवा 1 है, एक सारणिक का चयन यादृच्छिक आधार पर किया जाता है। चयनित सारणिक के ऋणात्मक होने की प्रायिकता। ए डिटर्मिनेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विद एलिमेंट 0 एंड 1, 0 और 1 ओनली। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिटर्मिनेंट चूजन इज नेगेटिव इज। तो नेगेटिव अभी आपने देखा कुल केस तो कितने हो गए आपके 16 हो गए। और ऋणात्मक मान वाले सारणिक जैसे पहले लिखा था धनात्मक मान वाले, ऐसे ही अब लिख लेते हैं ऋणात्मक मान वाले सारणिक। अब ऋणात्मक मान कैसे आएगा? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा तो 0 होना चाहिए। सारणिकों की संख्या ये भी 3 आएगा। मैं पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कौन कौन से 3 आ रहे हैं। देखिए फिर आपने सारणिक बना दिए, ये 0 0 1 1। अब मुख्य विकर्ण के अवयवों गुणा तो 0 और द्वितीयक विकर्ण सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 आ गया, तो 0 - 1 0 आएगा। 1 1 1 0, फिर 0 - 1 -1 आ गया। 0 1 1 1 ये भी आ गए। इनके अलावा कोई नहीं आएंगे। तो ये वो 3 सारणिक हो गए जिनका मान ऋणात्मक आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देयरफॉर ऋणात्मक मान या ऋणात्मक सारणिकों की सारणिक होने की प्रायिकता क्या हो गया? ये भी वही हो गया 3/16। बहुत बुक्स में ये क्वेश्चन दे रखे तो एक साथ लिख दिए थे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? एग्जाम वाला क्वेश्चन ये था आपका। वो भी एग्जाम में आए हुए हैं अलग अलग, लेकिन अपने यहाँ नहीं लिखे हैं। ये 43 आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2016। दोबारा पढ़ते हैं। दो क्रम के सभी सारणिकों के समुच्चय से जिनमें अवयव केवल 0 अथवा 1 है, एक सारणिक का चयन यादृच्छिक आधार पर किया जाता है। चयनित सारणिक के अशून्य होने की प्रायिकता, अशून्य यानी कि नॉन जीरो होने की प्रायिकता। अशून्य नॉन जीरो यानी कि या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। दोबारा पढ़ते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विद एलिमेंट 0 और 1 ओनली। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिटर्मिनेंट चूजन इज नॉन जीरो इज। तो कुल सारणिकों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 2 × 2 कोटि के सारणिकों की संख्या जब अवयव 0 या 1 हो। जब अवयव 0 या 1 हो। अभी आपने देखे थे कितने हो गए? 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16 हो गई। अब ऐसे सारणिक जिनकी वैल्यू नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वो 3 + 3 6 हो गए थे अभी। वे सारणिक जिनका मान अशून्य, अशून्य नॉन जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो कितने हो गए? 3 + 3 6 हो गए। अभी आपने देखे थे। दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पॉजिटिव वाले देखते हैं तो पहले तो 1 0 0 1 ये हो गया, 1 1 0 1, फिर हो गया आपके पास 1 0 1 1, ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई। फिर नेगेटिव वाले ये 0 1 1 0, 1 1 1 0 और ये 0 1 1 1, ये नेगेटिव वाले हो गए। 3 वैल्यू तो ये हो गई और 3 ये हो गई। इनका मान पॉजिटिव है, इनका नेगेटिव है, तो वो 6 स्थितियाँ हो गई। तो देयरफॉर प्रायिकता सारणिक के अशून्य होने की या अशून्य मान होने की। तो कुल स्थितियाँ तो आपके पास कितना है? 16 और अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? 6। तो 6/16 यानी 3/8 आ गया। जो पॉजिटिव वाला है वो भी एग्जाम में आता रहता है और ये आपका थोड़ा सा चेंज होके यानी कि अशून्य मान वाला आ गया, तो आप याद करके रखेंगे ये 3/8। दोबारा से पॉपुलर क्वेश्चन है, एक बार आपने समझ लिया है, दोबारा से रिपीट कर लेंगे, फिर आप इनको याद कर लेंगे। 2 × 2 कोटि के सारणिक जिनके मान जिनमें अवयव 0 या 1 हो, उनमें से एक सारणिक चुना जाए तो उसके पॉजिटिव होने की प्रायिकता 3/16, नेगेटिव होने की प्रायिकता 3/16 और नॉन जीरो होने की यानी कि अशून्य होने की प्रायिकता 3/8। ये आया। क्वेश्चन 54। 2 थैलों में से एक थैले में 3 1 रुपये के सिक्के तथा 6 5 रुपये के सिक्के हैं।
दूसरे थैले में 2 1 रुपये के सिक्के तथा 7 5 रुपये के सिक्के हैं। याद रक्षा एक थैला चुना गया तथा इससे एक सिक्का याद रक्षा लिया गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक 5 रुपये का सिक्का है। दोबारा से देखें, एक तो आपका बैग B1 और दूसरा बैग B2, 1 रुपये कॉइन और 5 रुपये कॉइन। अपन देखें इसमें B1 में 1 रुपये कॉइन कितने हैं और 5 रुपये कॉइन कितने हैं, सबको एक टेबल फॉर्म में लिख लिया आपने। ये 2 थैलों में से एक थैले में 3 1 रुपये के सिक्के तथा 6 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के 3, 6 5 रुपये के सिक्के। दूसरे थैले में 2 1 रुपये के सिक्के और 7 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 और ये 7 हो गए। दोबारा पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात, जब किसी भी थैले से एक सिक्का निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया सिक्का 5 रुपये का हो। देयर आर 2 बैग्स, 1 containing 3 1 rupee and 6 5 rupee coins, and the other containing 2 1 rupee coin and 7 5 rupee coin. One bag is selected at random, and from that one coin is thrown, one coin is drawn at random. What is the probability that it is a 5 rupee coin? वैसे तो क्या है, देखिए दोनों बैग के सेलेक्ट करने की प्रायिकता बराबर है, तो दोनों में देख लेते हैं टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, सभी सिक्कों की संख्या 9 और 9 18 है, और उसमें 5 रुपये कॉइन कितने, ₹5 कॉइन्स, वो कितने 13 है, तो सीधा सीधा 13/18 आ गया। अगर बैगों के चुने जाने की प्रायिकता अलग अलग होती तब तो आप अलग तरह से निकालते, जो रूटीन तरीका उससे अपन निकालेंगे, लेकिन यहाँ देखा आपने दोनों बैगों के चुनने के तरीके भी समान है। 1/2 प्रायिकता है दोनों की, और कुछ दे ही नहीं रखा है। फिर कुल देख लिया आपने, कुल कितने सिक्के हैं 18, और 5 रुपये के सिक्के कितने 13, तो कितनी प्रायिकता आ गई इसकी 13/18 आ गई। ये आंसर आ गया। लेकिन अब अपन अलग से देखते हैं। मान लेते हैं 5 रुपये का सिक्का निकाले जाने की घटना कैपिटल ए है, तो अपन देखते हैं टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते थे उससे ले रहे हैं अपन। अब ए के होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता इनकी निकाला गया सिक्का 5 रुपये का होने की प्रायिकता। तो ए कहाँ से निकालेंगे, या तो आप बैग B1 से या बैग B2 से। ये बना दिया। परस्पर अब्बरजी केस हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2। अब इसको क्या लिख दिया, गुणन प्रमेय से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B1। पहले बैग के चुनने की प्रायिकता, बैग चुन लिया गया हो तब उससे निकाला गया सिक्का 5 रुपये का होने की प्रायिकता। फिर यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B2, यानी दूसरे बैग के चुनने की प्रायिकता और दूसरा बैग चुन लिया गया हो तब उससे 5 का सिक्का आने की प्रायिकता। तो बैग चुनने की प्रायिकता तो 1/2 हो गई, और बैग चुन लिया गया हो तब उसके 5 रुपये के सिक्के होने की प्रायिकता, पहले बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने 6 हैं, तो वो 6/9 हो गया। फिर दूसरे बैग के चुनने की प्रायिकता 1/2, दूसरा बैग चुन लिया गया हो तब उससे निकाला गया सिक्का 5 का हो, उसकी प्रायिकता 7/9, तो ये 13/18 आ गई। ये आपने एक्चुअल थ्योरम से कर लिया, जो मेथड है अपना उससे कर लिया। और बाकी सामान्य तरीका क्या था, 2 थैले थे, दोनों के चुने जाने की प्रायिकता समान थी, कोई दे ही नहीं रखा कुछ अलग से, तो ऐसे केस में अपन कुल सिक्के देख लें और वो 5 रुपये के सिक्के देख लें और सीधा भाग दे दें, उससे आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके गए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहले पासे पर चिन्ह 3 से अधिक हो तथा दूसरे पासे पर चिन्ह 4 से अधिक हो। अगेन 2 dice are thrown, the probability that the number of dots on the first dice exceed 3 and that on the second die exceed 4। तो पहले ही लिख लेते हैं अपन, पासे पर अंक कैसा हो, पहला तो कह रहा है 3 से अधिक हो। कुल कितने तरह से पासा फेंका जा सकता है, 6 तरह से। 3 से अधिक कौन कौन से हैं, 4 5 6, तो 3/6 हो गया। और फिर दोबारा से पासे पर अंक 4 से अधिक हो, पासे पर अंक ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कितने हैं
5 और 6, 5 और 6 तो यानी कि 2/6 हो गई। तो देयरफॉर पहले पासे पर, अब 2 पासे फेंकें, पहले पासे पर अंक 3 से बड़ा होने की, पहले पासे पर तो अंक कैसा 3 से बड़ा, और दूसरे पासे पर अंक 4 से बड़ा, दोनों को गुणा कर दिया तो कितना हो गया 3/6 गुणा 2/6, तो कितना हो गया 1/6 आ गया, और ये थर्ड आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, सिंपल वैसे ही कर सकते थे, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। पहले पासे पर फेंका गया अंक 3 से बड़ा है, 3/6 1/2 हो गई। दूसरे पासे पर फेंका गया अंक 4 से बड़ा है, 4 से बड़े 2 अंक होते हैं, तो 2/6 1/3, दोनों को गुणा कर दिया, इंडिपेंडेंट केस है। 1/2 इंटू 1/3 1/6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 56, माना कि PA बराबर 0.4, PB बराबर स्मॉल p, कैपिटल P लिखा है, कैपिटल P लिख दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 0.7, यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हों तो P का मान है। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दोबारा पढ़ लेते हैं। सपोज PA इक्वल टू 0.4, PB इक्वल टू कैपिटल P एंड PA इक्वल टू P, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 0.7। If A and B are independent events, then value of capital P is probability of A union B, ये PA हो गया, प्लस PB हो गया, माइनस probability of A intersection B। चूंकि इंडिपेंडेंट केस हैं तो A intersection B को क्या लिख सकते हैं आप, A intersection B को लिख सकते हैं PA इंटू PB माइनस PA इंटू PB। ये किसके बराबर है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के बराबर है। जो जो वैल्यू दे रखी है रखते जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या दे रखा है आपको 0.7, तो यहाँ लिख दिया आपने 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैपिटल P, फिर यहाँ लिख दिया 0.4 इंटू कैपिटल P। 1P में से 0.4P घटा दिया तो 0.6P आ गया, और ये इधर आ गया 0.7 माइनस 0.4 0.3, और ये 0.6 इंटू कैपिटल P। दिस इम्प्लाइज कैपिटल P इक्वल टू 1/2, ये हो गया। तो ये कैपिटल P की वैल्यू आ गई आपके पास। बेहद आसान क्वेश्चन, सिंबल प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दे रखा था, PA और PB दे रखा था, आपसे फिर कैपिटल P का मान पूछा था, ये दे रखा था साथ साथ के इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB, वो कॉन्सेप्ट काम में लिया आपने। 57, एक जार यानी डिब्बे में 20 से 99 तक अंकित कार्ड हैं, इनमें से एक कार्ड याद रक्षा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता की इस कार्ड पर अंकित संख्या अभाज्य हो तथा इस अभाज्य संख्या के अंक भी अभाज्य हो। दोबारा पढ़ते हैं। In a jar there are cards varying numbers from 20 to 99. A card is chosen at random. The probability that the chosen card is varying a prime number whose digits are also prime is. Prime digit कौन कौन सी होती हैं? Prime digit होती हैं 2, 3, 5, 7, 4 डिजिट है, तो इनसे ही बनने वाला लेना है। अब जार में 20 से 99 तक अंकित कार्ड है, तो कुल कार्ड कितने हो गए? जार में कुल कार्ड, कुल टिकटों की संख्या, कुल कार्ड 99 से 19 हटा देते हैं तो 80 हो गए, 80 कार्ड है। अब इन पे 2 अंकों के जो कार्ड हैं आपके पास 20 से लेके 99 तक के 80 कार्ड हैं, तो 80 कार्डों पर आपने एक कार्ड निकाला तो उस कार्ड पर कैसी हो, प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर भी कैसा हो जिसकी डिजिट्स भी प्राइम हो। जैसे 19 है, 19 प्राइम है, लेकिन 19 की जो डिजिट्स हैं वो प्राइम नहीं है। तो अब लिखते हैं अपन, अब प्राइम यानी कि अभाज्य अंकों से बनने वाली 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं, तो ये देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। 2 से शुरू किया, 2 1, अब एक अभाज्य अंक भी नहीं है, तो 2 2 2 3, 2 3 बना। अब ये अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य भी अंक भी अभाज्य है और अभाज्य संख्या भी है। फिर 2 4 2 5, 2 5 दोनों अंक अभाज्य हैं लेकिन 25 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 7 दोनों अंक अभाज्य हैं लेकिन 27 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 9
अभाज्य संख्या है लेकिन दोनों अंक अभाज्य नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। फिर आपने लिया 3, 7, 31 अभाज्य संख्या है लेकिन दोनों अंक अभाज्य नहीं है, इसलिए नहीं लिया। फिर 4 से, अच्छा 4 तो अभाज्य नहीं है तो 4 वाला नहीं लेंगे। फिर 5 से देखा, 5, 3 अभाज्य संख्या है और दोनों अंक भी अभाज्य हैं। 6 से लेना ही नहीं है। 7, 73 7 और 3 दोनों अभाज्य हैं और 73 अभाज्य संख्या भी है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अब आगे 8, 9 तो अभाज्य अंक है ही नहीं, तो ये आएंगे। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 4 हो गई। कौन कौन सी 4 हो गई वो आपने नीचे लिख दी। तो देयरफॉर प्रायिकता किसकी? अभाज्य अंकों से बनने वाली अभाज्य संख्या होने की। कुल कितने आ गया आप लिख सकते हैं। अनुकूल स्थितियां तो कितनी हो गई? 4, और कुल स्थितियां कितनी हो गई? 4/80 यानी कि 1/20 आ गया। कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आ गया। तो दोबारा से देख सकते हैं आप क्या क्वेश्चन था। एक जार है, जार में आपके पास 20 से लेके 99 तक के 20 से लेके 99 तक के 80 टिकट हैं, और 80 टिकटों पर क्या किया आप? क्या है? 20 से लेके 99 तक की संख्या अंकित हैं। आपने एक कार्ड निकाला। एक कार्ड निकालने पर कैसा होना चाहिए? उस पर अंकित संख्या अभाज्य होने की प्रायिकता, लेकिन अभाज्य नहीं, साथ साथ अभाज्य अंकों से बनी होने की प्रायिकता। तो वो आपने देखा 4 संख्याएं बनी और कुल 80 थी, तो अनुकूल स्थितियां 4 हो गई, कुल स्थितियां 80 हो गई। 4/80 1/20 आ गया। आगे देखते हैं। एक समषटभुज ABCDEF के 6 शीर्ष बिंदुओं में से कोई से 3 बिंदु यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। इन शीर्ष बिंदुओं को मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज बनने इसकी प्रायिकता है। अगेन 3 of the 6 vertices of a regular hexagon ABCDEF are chosen at random. The probability that the triangle with these vertices is equilateral is। रेगुलर हेक्सागन बना देते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन समषटभुज जिसकी 6 की 6 भुजाएं लंबाई में बराबर हों, ये आपने रेगुलर हेक्सागन बना दिया। इसके नेम लिख दिया आपने ABCDEF। अब 6 शीर्ष में से 3 को चुनने के तरीके, 6 में से 3 शीर्षों को चुनने के तरीके कैसे चुनेंगे? 6C3 वे से। तो वो कितने हो गए? 6C3, और 6C3 को कैलकुलेट कर लेते हैं आप। कितना आ जाएगा? 6 × 5 × 4 / 1 × 2 × 3 यानी कि 20 हो गई। यानी जो रेगुलर हेक्सागन दे रखा है उसके 6 शीर्षों में से कोई भी 3 शीर्ष आप चुनेंगे, तो 3 शीर्षों के चुनने के तरीके 6C2 यानी कि 20 हो गई। अब आपको कौन सा चुनना है? अब आपको देखना है कि जो चुने हुए 3 शीर्ष हैं उनसे एक ट्राइंगल बने। तो देखिए, अगर क्रमागत 3 चुन लेंगे ABC, तब ट्राइंगल बनेगा। तो क्या होगा? वो समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। क्रम से जैसे A और B दोनों चुन लें, A और B चुन लें, अब तीसरा शीर्ष कहीं ले लें, वो समबाहु बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक भुजा तो A के बराबर जो भी साइड है जैसे उसके बराबर हो गई, बाकी दूसरी भुजा अलग अलग हो जाएंगी। तो अब एक छोड़ के एक चुनते हैं अपन। जैसे आपने लिया AC, फिर लिया CE और ये AE, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। एक और चुनते हैं, फिर एक एक छोड़ के चुन देते हैं। ये क्या है? 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गई, तो ये बराबर है। एक तो कौन सा चुना आपने? ACE, और दूसरा कौन सा हो गया? BDF। और कोई सेलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एक छोड़ के एक ले रहे हैं तो 2 ही पेयर बनेंगे, क्रमागत ले नहीं सकते आप। तो इनसे बनने वाले समबाहु त्रिभुजों की संख्या चुने 3 शीर्षों से बनने वाले समबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/20 यानी कि 1/10 हो गई। तो 1/10 ये फर्स्ट आंसर आ गया।
तो देख सकते हैं आप, दोबारा से देख लें क्वेश्चन क्या है। एक समषटभुज ABCD के 6 शीर्षों में से 3 शीर्ष चुने गए और वो 3 शीर्ष चुनने पर जो त्रिभुज बनाया उसके समबाहु होने की प्रायिकता। तो पहले आपने देखा 3 शीर्षों में 6 में से 3 शीर्ष चुनने के तरीके, 6C3 आ गया, 20 आ गया। अब वो 3 शीर्ष मैं यहाँ दोबारा फिगर बनाता हूँ, देखो एक बार। जैसे अगर आप इस तरह से चुन लेते ABCDEF, अगर आप 2 शीर्ष पास पास के चुन लेते ये। अब तीसरा पॉइंट कहाँ लें? तीसरा पॉइंट अगर आप ये ले लेते हैं C, तब समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। ABC, ABD ले लेते हैं तब समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अपन ने क्या किया, कोई से पॉसिबिलिटी ले लो, यहाँ ले लें तब समबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसको ले लेते हैं तब समबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसका मतलब कोई भी क्रमागत 2 पद आप नहीं ले सकते, 2 शीर्ष क्रम से नहीं ले सकते। फिर हमने एक छोड़ के एक लिया, एक छोड़ के एक लिया तो ये ट्राइंगल बन गया। और एक छोड़ के एक लेने के 2 ही तरीके हैं और तो कोई बन नहीं रहा। तो 2/20 हो गई समबाहु त्रिभुज बनने की प्रायिकता। तो ये आपका आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, याद करके रख सकते हैं, फिर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 59, यदि 10 सिक्कों को उछाला जाए तो केवल 5 चित आने की प्रायिकता होगी। द टॉसिंग इन टॉसिंग 10 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 कॉइन्स। आसान क्वेश्चन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड ऑन 10 कॉइन्स, 10 सिक्कों को उछालने पर 5 हेड आने की। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, 10 में से 5 स्थान सेलेक्ट करें 10C5 तरीके से, और हेड 5 बार हेड आ रहा है तो 5 बार हेड आने की प्रायिकता का गुणा करें, और 5 बार हेड नहीं आ रहा तो 5 बार टेल आने की प्रायिकता का गुणा करें। सीधे लिख दिया है मैंने इसको, और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 10C5 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 5 टाइम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार, हेड ना आने की यानी कि टेल आने की, वो भी 5 टाइम्स। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 2 to the power 5 × 2 to the power 5। ऊपर देखते हैं फिर, 1 2 यहाँ आ गया, 1 और 3 4 और 1 ये 5, तो 2 to the power 5 तो कैंसिल हो गया। फिर कितना बचा, ये आ गया आपका 9 × 7 × 3 अपॉन 2 to the power 5। 2 to the power 5 कितना होता है, 2 to the power 5 होता है आपका 128, और ये कितना हो गया 63। ये 10C5 की वैल्यू गलत लिख दी, × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ये और आएगा। तो अब दोबारा चेक करते हैं, ये देखें फिर आपके ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गए। फिर आपका ये 12 से ये 6 चला गया और ये 4 हो गया। 4 से अब देखते हैं, तो अब कितना बचेगा आपके पास, ऊपर तो आ गया अपने पास 63 और नीचे कितना आ गया, नीचे देखते हैं फिर, हाँ 63, 4 था ये 2 to the power 10 10254 4 हटा दिया तो ये 256, 2 to the power 8, 4 तो ये रहा ऊपर 2 to the power 2 और नीचे 2 to the power 10, तो 2 to the power 8 256 हो गया 63। तो ये आंसर आ गया आपके पास, 4th आंसर आ गया। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन, 10 सिक्कों को उछालने पर केवल 5 चिताने, केवल 5 की जगह ठीक 5 चिताने की। तो ठीक 5 चिताने में क्या किया आपने, 10C5 पहले 5 स्थिति ली, 5 बार हेड आने की प्रायिकता गुणा किया, 5 बार हेड ना आने की प्रायिकता गुणा, सॉल्व कर लिया, 63/256 आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, 2 स्वतंत्र घटनाएं E1 और E2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार का मान है। फॉर एनी 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1 एंड E2 द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन ब्रैकेट E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, पहले भी कर चुके हैं। प्रायिकता 0, 2 घटना में बना देता हूँ, ये E1 और ये घटना हो गई E2। ये सैंपल स्पेस हो गया,
शेडेड पोर्शन E1 यूनियन E2 को डिनोट करता है, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता। ये किसको डिनोट कर रहा है? E1 यूनियन E2। और दोनों के ना होने की, किसी के भी ना होने की, ये इनके आउटसाइड जो क्रॉस वाले से डिनोट कर रहे हैं। ये किसको डिनोट कर रहा है? किसी के भी ना होने की। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हो गया E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, ये आपका क्रॉस वाला पोर्शन हो गया। तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो देयरफॉर प्रायिकता कितनी हो गई? 0। डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन ब्रैकेट E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हो गई, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए प्रायिकता कितनी हो गई? 0। दो घटनाएं ए व बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, जबकि अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उनके साथ साथ होने की प्रायिकता उनके अलग अलग होने की प्रायिकताओं के गुणा के बराबर होती है। PA भी बराबर होता है PA इंटू PB। और जब घटनाओं का होना स्वतंत्र है, अगेन टू इवेंट्स A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट इफ, इंडिपेंडेंट होंगी तो ये होगी, लेकिन ये तो गलत दे दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू B डैश। जब होना इंडिपेंडेंट है तो उनका ना होना भी इंडिपेंडेंट है, तो ये कितना हो गया? PA डैश इंटू PB डैश। और PA डैश को क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस PA। और PB डैश को क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस PB। तो ये आपका डायरेक्ट देखने से ही हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया। बिल्कुल सिंबल दे रखें, बेहद आसान क्वेश्चन। 62 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? आप जानते हैं फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी लाइक बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी घटना की प्रायिकता ना तो 0 से छोटी होगी और ना 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब 1.5 जो नंबर दे रखा है माइनस 1.5, ये नहीं हो सकता। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। सम अभाज्य संख्या, अकेली सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 अकेली सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो प्रत्येक बार 2 आने की प्रायिकता 2 आने की, और फिर प्रायिकता 2 आने की। 2 आने की कितनी है? 1/6, 1/36 हो गया। किसी भी पासों को उछालेंगे तो 2 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। 2 एक तरह से गिरेगा, कुल 6 केस होते हैं, तो 1/6 1/6 1/36 आंसर आ गया। तो ये 1 आ गया। यदि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर 4.5, PB बराबर 5.9, तो PA डैश इंटरसेक्शन B डैश है। A डैश A के नहीं होने को दर्शाता है। अगेन इफ A and B are two independent events with probability of happening of A equal to 4/5 and probability of happening of B is 5/9, then probability of A dash intersection B dash is probability of A dash इंटरसेक्शन B डैश, ये आप जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अभी देखा था E1 यूनियन E2 वाले में, A यूनियन B कम से कम एक का होना, A डैश इंटरसेक्शन B डैश किसी का भी ना होना। तो किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस कम से कम एक के होने की प्रायिकता, ये लिख दिया। फिर PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, लेकिन A और B कैसी हैं? इंडिपेंडेंट, तो वो क्या हो गया? PA इंटू PB हो गया। ये आ गया। PA आपको दे रखा है कितना? 4/5, तो वही लिख देते हैं अपन। 1 माइनस ये 4/5 प्लस PB ये 5/9 दे रखा है, माइनस 4/5 इंटू 5/9, तो क्या आ गया? ये 1 माइनस, अब इनको जोड़ देते हैं, 4/9 5, ये आपका आ गया 4/9 1/9 1/9 यानी 36 5 41 1 माइनस 41/9
45। हाँ देखें कौन सा आ रहा है आपका। हाँ अच्छा 1 माइनस 45, तो ये कितना हो गया अपने पास 4/5 आ गया, 4/45 आ गया। एक बार दोबारा देख लें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 4/5, पी बी बराबर 5/9, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा था आपसे। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है, किसी भी घटना का ना होना, 1 माइनस कम से कम एक घटना का होना। कम से कम एक घटना के होने का फॉर्मूला आप लगा दिया, ए का होने की प्रायिकता प्लस बी के होने की प्रायिकता माइनस ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता। लेकिन पी ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख दिया। पी ए की जगह लिखा आपने 4/5, पी बी की जगह लिखा 5/9, कैलकुलेशन कर ली 4/45। आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी के स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न को हल करने का प्रयास करें तो प्रश्न हल हो जाता है, इसकी प्रायिकता है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, the probability that the problem is solved. प्रायिकता समस्या के हल होने की, तो ये तो पहले भी किए इस तरह से। प्रायिकता समस्या के हल होने की, हल कब हो जाएगा, जब कम से कम एक विद्यार्थी हल कर ले। तो वही लिख देते हैं, समस्या के कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की। ए कर लेगा तब भी हो जाएगी। समस्या के कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की, या एक द्वारा हल होने की। कम से कम एक के द्वारा हल होने की, यानी कि 1 माइनस किसी के द्वारा भी हल ना होने की। कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, 1 माइनस किसी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता। तो ए के द्वारा हल ना होने की वो लिख देते हैं पी ए बार, और बी के द्वारा हल ना होने की वो पी बी बार। ए के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/2 थी, तो ना होने की 1 माइनस 1/2, और ये बी के द्वारा हल होने की 1/3, तो हल ना होने की 1 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3 आ गई। तो कौन सा आंसर आ गया आपका 2/3, फर्स्ट आंसर आ गया। पहले भी कर चुके थे इस तरह का, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका। क्या था क्वेश्चन, ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए के द्वारा किसी घटना के हल होने की प्रायिकता कितनी है 1/2, बी के द्वारा हल होने की प्रायिकता कितनी है 1/3। दोनों को प्रॉब्लम दी, दोनों इंडिपेंडेंटली प्रूव करते हैं, तो समस्या के हल होने की प्रायिकता, समस्या कब हल हो जाएगी, जब कम से कम एक के द्वारा हल हो जाएगी। कम से कम एक के द्वारा हल होना, 1 माइनस किसी के द्वारा हल ना होना। 1 माइनस किसी के द्वारा हल ना होना यानी कि ए के द्वारा भी हल नहीं होना, बी के द्वारा भी हल नहीं होना। दोनों की प्रायिकताएं रख दी और कैलकुलेट कर लिया, 2/3 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों में से 3 पूर्णांकों को याद रक्षा छांटा जाता है, उनका गुणनफल सम होने की प्रायिकता है। अगेन 3 integers are chosen at random from the first 20 positive integers. The probability that their product is even is. 3 पूर्णांक गुणा सम कब होगा, जब कम से कम एक पूर्णांक सम होगा। प्रायिकता 3 पूर्णांकों का गुणा सम होने की प्रायिकता, पूर्णांकों का गुणा सम होने की। किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें, संख्या यानी कि पूर्णांकों गुणा करें, तो सम संख्या कब आएगी, जब कम से कम एक सम हो। तो यही लिख देते हैं, प्रायिकता कम से कम एक पूर्णांक के सम होने की। एक पूर्णांक सम होगा तो उनका गुणा क्या हो जाएगा, पूर्णांक के सम होने की। कम से कम एक पूर्णांक के सम होने की यानी कि 1 माइनस किसी भी पूर्णांक के सम ना होने की। कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। किसी पूर्णांक के सम ना होने की, कोई भी पूर्णांक सम नहीं है।
कोई भी पूर्णांक सम नहीं है। अब कुल कितने पूर्णांक थे आपके पास देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन दे रखा था प्रथम 20 धन पूर्णांकों में से, तो 20 में से 3 चुनने के तरीके तो कितना हो गया 20C3। लेकिन 20 में 10 विषम है। अगर एक भी पूर्णांक सम नहीं है, क्या लिखा है अपन ने, किसी पूर्णांक के सम ना होने की, किसी पूर्णांक के सम ना होने की तो 10 विषम में से ही चुन लेते हैं। वो कितनी तरह से चुनेंगे 10C3 तरीके से। तो 10C3 तो क्या हो गई आपकी अनुकूल स्थितियाँ हो गई, और कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, कुल स्थितियाँ हो गई आपकी 20C3। तो वही लिख देते हैं 10C3 अपॉन 20C3। ये हो गया 1 माइनस ऊपर लिखा आपने 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ लिखा आपने 20 इंटू 19 इंटू 18 और 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखें 10 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 4 और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये 1 2 3 कैंसिल हो गया, 10 और यहाँ से 2 हटा दिया तो ये 4 ये 20 हट गया। अब 4 से फिर यहाँ चला जाएगा आपका 2, तो कितना बच जाएगा आपके पास। चलो एक बार दोबारा लिख देते हैं, ये 9 इंटू 4 और आपका हो गया 19 इंटू, हाँ तो 2 अपॉन 19 यानी कि 17 अपॉन 19 आ गया। देखें कौन सा आंसर है, ये 4th आंसर आ गया। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन ये है प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों में से 3 पूर्णांकों यादृच्छा छांटा गया है, उनका गुणनफल सम होने की प्रायिकता। तो 3 संख्याओं में से 2 के सम, 3 संख्याओं का गुणनफल सम होने की प्रायिकता पूछी है। तो सम कब हो जाएगा, जब कम से कम एक पूर्णांक सम हो। कम से कम एक पूर्णांक सम हो, 1 माइनस एक भी पूर्णांक सम ना हो। एक भी पूर्णांक सम ना हो कुल, तो कुल स्थितियाँ तो कितनी हो गई, 20 में से 3 चुन लिए, और सम नहीं हो तो 10 विषम है, विषम में से 3 चुन लिए। बस 1 माइनस 10C3 अपॉन 20C3, सिंपल कैलकुलेशन 17/19 आंसर आ गया। तो आपका ये 4th ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से 66 क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। 8 सिक्के एक साथ फेंके गए, कम से कम 6 चिताने की प्रायिकता है। 8 सिक्के एक साथ फेंके गए, कम से कम 6 चिताने की। अगेन 8 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 6 head, कम से कम 6 चिताने की प्रायिकता। तो देखते हैं प्रायिकता, कम से कम 6 चित, कम से कम 6 चिताने का मतलब है कि 8 में से 6 आ जाएं या 7 आ जाएं या 8 आ जाएं। तो यहाँ लिख देते हैं probability of 6 head या probability of 7 head या probability of 8 head। अब 6 हेड आने की, तो 8 में से 6 स्थान सेलेक्ट करेंगे आप, कितना आ जाएगा 8C6, और 6 बार हेड आने की प्रायिकता का गुणा होगा, और 2 बार हेड ना आने की प्रायिकता का गुणा होगा, ये हो गया। फिर 8C7, 7 बार हेड आने की प्रायिकता का गुणा होगा, और 1 बार हेड ना आने की प्रायिकता का गुणा होगा। फिर 8 हेड 8C8 और 8 बार हेड आने की प्रायिकता का गुणा होगा। आप जानते हैं हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और हेड ना आने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो यहाँ सबको 1/2 लगा देते हैं। 8C6 से 8C2 हो गया, 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 1/2 टू दी पावर 8। 8C7 ये 8C1 है, तो 8 के बराबर आ गया इंटू 1/2 टू दी पावर 8। 8C8 ये 1 हो गया, 1/2 टू दी पावर 8। 1/2 टू दी पावर 8 कॉमन ले लिया आपने, तो कितना हो गया ये 4 28 28 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 2 टू दी पावर 8। 2 टू दी पावर 8 कितना हो गया 256, और 28 8 36 और 1 37, तो ये 37/256 आ गया। कौन सा आंसर आ गया, ये 37/256 4th आंसर आ गया। तो ये आंसर आया। फिर आगे बढ़ते हैं। यादृच्छिक रूप से चयनित अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बहुत बार कर चुके हैं, 2/7 आंसर। 53 रविवार होने की 2/7 बहुत बार कर चुके हैं। शुरुआत के जो बेसिक बताए थे उसमें भी थे और अभी डिस्कस किया था, तो ये आप अपने आप करेंगे। फिर
तीन विद्यार्थियों एक्स वाई और जेड को एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है जिसके हल करने की संभावना क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तीन विद्यार्थी हैं एक्स वाई जेड, इनके द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। समस्या ठीक एक विद्यार्थी से हल होने की प्रायिकता है। अगेन ए प्रॉब्लम इज गिवन to 3 students capital X, capital Y and capital Z whose chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. The chance that the problem will be solved by exactly one student. तीनों विद्यार्थियों को सॉल्व करना इंडिपेंडेंट है। प्रायिकता ठीक एक विद्यार्थी द्वारा समस्या हल होने की, ठीक एक विद्यार्थी द्वारा समस्या हल होने की। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एग्जैक्टली वन कैंडिडेट। तो क्या होगा, अगर एक सॉल्व करता है तो बाकी दो नहीं करें। तो कौन कौन से केस आएंगे इसमें, एक्स बाई बार जेड बार। अगर एक्स के द्वारा सॉल्व होती है तो बाई और जेड के द्वारा सॉल्व नहीं हो। अगर बाई के द्वारा सॉल्व होती है तो एक्स और जेड के द्वारा सॉल्व नहीं हो। और अगर जेड के द्वारा सॉल्व होती है तो एक्स और बाई के द्वारा सॉल्व ना हो। तीन केस बने, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई बार जेड बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार बाई जेड बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार बाई बार जेड। और इनको फिर चूंकि इंडिपेंडेंट केस है तो फिर एक्सपेंड करके लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार। एक विद्यार्थी का समस्या को हल करना, दूसरे का हल करना या ना करना इंडिपेंडेंट है, इसलिए तीनों का प्रोडक्ट करके लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई बार जेड बार का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार प्लस इसी तरह दूसरी टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। एक्स के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता क्या थी, 1/2। बाई के द्वारा हल करने की कितनी थी, 1/3। तो ना करने की कितनी हो गई, 2/3। जेड के द्वारा हल करने की 1/4। तो ना करने की कितनी हो गई, 3/4 प्लस एक्स के द्वारा हल ना करने की 1/2। सॉल्व करने की 1/2 तो ना करने की भी 1/2, 1 - 1/2। बाई के द्वारा सॉल्व करने की 1/3। जेड के द्वारा सॉल्व ना करने की 3/4। एक्स के द्वारा सॉल्व ना करने की 1/2, बाई के द्वारा ना करने की 2/3 और जेड के द्वारा सॉल्व करने की 1/4। कितना हो गया, 2 3 6 6 3 9 9 2 11 11/24। ये आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक एक के द्वारा हल करने की, तो ठीक एक के द्वारा हल करने की अपन ने क्या किया कि अगर एक हल करेगा तो बाकी दो से नहीं होगी। तो अपन ने एक बार एक्स के द्वारा हल करने की, बाई और जेड ना करें, बाई के द्वारा हल करने की जब एक्स और जेड हल ना करें, जेड के द्वारा हल करने की जब एक्स और बाई हल ना करें। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस थे, प्लस कर दिया। इंडिपेंडेंट थे तीनों के द्वारा हल करना, तो उनको सेपरेट मल्टीप्लाई करके लिखा, वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन की, 11/24 आ गया। इस पर देखिए और भी क्वेश्चन बना रखा है, कैसे वो देखते हैं। तीन विद्यार्थियों एक्स वाई जेड एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है जिसके हल करने की संभावना क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। समस्या ठीक दो विद्यार्थियों द्वारा हल होने की प्रायिकता है। द चांसेस दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाई एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट इज। दोबारा से लिखते हैं फिर, ठीक दो विद्यार्थियों द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग दो तरह से लिख दिया है। एक्स और बाई के द्वारा हल हो, जेड के द्वारा हल ना हो, प्लस कौन कौन से केस बन सकते हैं वो सारे केस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक दो विद्यार्थियों द्वारा हल होने की, एक्स और बाई के द्वारा हल हो, जेड के द्वारा हल ना हो, एक्स और जेड के द्वारा हल हो, बाई के द्वारा हल ना हो, बाई और जेड के द्वारा हल हो, एक्स के द्वारा हल ना हो। वही पहले की तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, तो तीनों को फिर ऐड करके लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई जेड बार
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई बार जेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार बाई जेड। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। एग्जाम का एक ही क्वेश्चन है, उसके कई क्वेश्चन बना के पर्पजली लिखें तो आप केयरफुली ध्यान देंगे। इनको फिर क्या लिखा आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। एक्स के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2। बाई के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है, 1/3। जेड के द्वारा हल करने की 1/4, तो ना हल करने की 3/4। फिर एक्स के द्वारा हल करने की 1/2, बाई के द्वारा हल ना करने की 2/3, जेड के द्वारा हल करने की 1/4। एक्स के द्वारा हल ना करने की 1/2, बाई के द्वारा हल करने की 1/3, जेड के द्वारा हल करने की 1/4। फिर ऐड करते हैं 3 और 2 5, 5 1 6, 6/24 यानी कि 1/4 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया, ये थर्ड आंसर आ गया। पहले लिखा था आपने ठीक 1 के द्वारा हल होने की, अब क्या लिखा है आपने, ठीक 2 के द्वारा हल होने की। जब ठीक 2 हल करते हैं तो तीसरा वाला हल नहीं करता, तीसरा वाला हल नहीं करता, वही वाला केस आपने बनाया। पहले 3 केस बने, तीनों को ऐड कर दिया, फिर चूंकि तीनों का हल करना या ना करना इंडिपेंडेंट था इसलिए गुणा किया, सबकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन की 1/4। और देखते हैं इसी पर, 3 विद्यार्थियों एक्स वाई और जेड को एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है जिसके हल करने की संभावना क्रम से 1/2, 1/3, 1/4 है। समस्या किसी विद्यार्थी से हल ना होने की प्रायिकता, अगेन द चांस दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाई एनी स्टूडेंट, किसी के द्वारा हल ना हो तो वही लिख देते हैं, बिल्कुल आसान। प्रायिकता समस्या हल ना होने की, समस्या हल ना हो यानी कि एक्स के द्वारा हल ना हो, बाई के द्वारा हल ना हो, जेड के द्वारा हल ना हो। म्यूचुअली एक्स वो इंडिपेंडेंट केस है, एक्स के द्वारा हल ना होने की, बाई के द्वारा हल ना होने की, जेड के द्वारा हल ना होने की। ये 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, तो कितना आ गया 1/4। किसी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता 1/4, ये आंसर आ गया आपका। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी पे डिपेंड वो 3 क्वेश्चन और बना दिए थे अभी जुलाई, ये सेकंड ग्रेड 2017 का क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं दोबारा से। 3 विद्यार्थियों एक्स वाई और जेड को एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है जिसके हल करने की संभावना क्रम से 1/2, 1/3, 1/4 है। समस्या हल होने की संभावना है, चांसेस दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज इक्वल टू। अब समस्या के हल होने की प्रायिकता, समस्या के हल होने की, कब समस्या हल हो जाएगा, पहले भी आपने प्रॉब्लम की है ऐसी। समस्या जब हल हो जाएगी जब कम से कम एक स्टूडेंट हल कर लेगा, समस्या के कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की। समस्या कब हल हो जाएगी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ए हल कर लेगा तब हो जाएगी, ए और बी कर लेंगे तब भी हो जाएगी, ए बी सी तीनों कर लेंगे तब भी हो जाएगी। कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा समस्या हल होगी तब समस्या हल हो जाएगी। और कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा हल करना यानी कि 1 - किसी विद्यार्थी के द्वारा हल ना होना, 1 - समस्या हल ना होने की। अभी किया था लेकिन फिर दोबारा लिख रहे हैं, समस्या के हल ना होने की। तो ये क्या हो गया, 1 - एक्स के द्वारा हल ना होने की, बाई के द्वारा हल ना होने की, जेड के द्वारा हल ना होने की, यानी कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार, किसी के द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता। 1 - ये 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ये 1 - 1/4 कितना आ गया 3/4 आ गया। तो कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी हो गई
3/4 हो गई। तो ये आपने फिर दोबारा कैलकुलेट कर लिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 3 विद्यार्थी हैं एक्स वाई जेड, तीनों को समस्या हल करने को दी। क्या प्रायिकता है कि समस्या हल हो जाए? समस्या हल हो जाएगी जब कम से कम एक विद्यार्थी हल कर लेगा, और कम से कम एक विद्यार्थी हल कर लेगा यानी कि 1 माइनस किसी भी विद्यार्थी के द्वारा समस्या हल ना होने की, एक्स के द्वारा भी ना होने की, वाई के द्वारा भी ना होने की, जेड के द्वारा भी ना हल होने की। ये पहले कर लिया था, तो 1 माइनस 1/4 3/4 आंसर आ गया। तो ये आपका प्रॉब्लम रही। और देखते हैं, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कम से कम एक घटना वाला। अगेन, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। कम से कम एक हेड आने की, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 4 में से एक भी हेड ना आने की। आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत बार काम आता है। कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस हेड बार ना आने की, कितनी बार ना आने की? 4 बार ना आने की। हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, ना आने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो 1/2 1/2 1/2 4 बार गुणा किया, 1 माइनस 1/16 15/16। ये आंसर आ गया। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। दोबारा से, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, तब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, 1 माइनस एक भी हेड ना आने की प्रायिकता। तो वो कितना आ गया? 15/16। द्विपद बंटन का मानक विचलन बराबर है NPQ के सामान्य अर्थ हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू NPQ हैव देयर यूजुअल मीनिंग √NPQ। ये आप जानते हैं। माध्य कितना होता है? मीन। माध्य ये आपने पढ़ रखा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है NP, और वेरिएंस प्रसरण, प्रसरण कितना है? प्रसरण होता है NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका √ होता है। तो √NPQ के बराबर हो गया। तो इस प्रकार आपने और एग्जाम वाले क्वेश्चंस किए। अभी और एग्जाम वाले क्वेश्चन बने हैं, तो अगली क्लास में फिर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।